ये वीडियो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट इसको अपने दिमाग में ना ले, क्योंकि दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। ये वीडियो आपके ऊपर नहीं, आपके जैसों के ऊपर है। धन्यवाद। जब मेरी पहली मुलाकात एक प्रोफेशनल मॉडर्न डे स्कैमर से होती है, मैं उसे ये कहता हूँ, देखो भैया, मैं पहले ही समझ गया था कि आप एक स्कैमर हो। हाँ, तो क्या कर लेगा तू? लेकिन मैं आपको बस इतना कहूंगा कि आपकी आवाज अब रिकॉर्ड हो गई है, हाँ, जा 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 कर ले, तो कर ले, ऐसा क्या कर ले? नहीं किया करो। मतलब और भी चीजें हैं दुनिया में, वो कर लो तुम। कर ले, अबे साले। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो, बोलो क्या बोलते हो? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूं। ये फंस गया सीएम। एक स्कैमर होने से पहले आपको उसके टाइप पता होने चाहिए। कॉर्पोरेट में जॉब करने जा रहे हो, वैसे ही स्कैमिंग में भी कुछ जॉब्स होते हैं पर्टिकुलर रोल्स के लिए, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। तो पहले वो स्कैमर्स होते हैं जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, वो ऑफलाइन मार्केट में ऑपरेट करते हैं। जैसे OMJ2 में ये वाले अंकल, इनका जो इम्पैक्ट लेवल होता है वो उनके शहर की गलियों तक या उस एरिया तक रहता है। फिर आते हैं हमारे साइबर वाले, हाँ वही OTP वाले भैया, ये अब व्हाट्सएप से भी ऑपरेट करते हैं। अब इन लोगों के पास थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज बढ़ चुकी है, उसके साथ ही इन्होंने एक्टिंग भी सीख ली है और अब सेल्स भी सीख ली है। और जितने भी फ्रॉड, ऑनलाइन स्कैम्स, डेटिंग स्कैम्स होते हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट कल मुझे एक ईमेल आया, ये ईमेल तुम्हारे सामने है। अब तुम बताओ ये कितना ज्यादा रियल लग रहा है। मैं इस पे क्लिक कर ही देता, लेकिन मेरे नजर एक बार फिर टाइटल पे पड़ गई कि YouTube मुझे प्राइवेट वीडियो क्यों ही भेजेगा भाई। और उससे मजे की बात ये है कि जो आईडी मैंने YouTube को बनाने के लिए करी थी, उस पे ये ईमेल आया ही नहीं था। जो मैंने अबाउट सेक्शन पे दी हुई है ईमेल आईडी, उस पे ये मेल आया था। तो अगर तुम एक क्रिएटर हो और ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे लिए बोनस मिल गया, तुम्हें पहले ही पता चल गया। और देखो जरा इस ईमेल को, इन्होंने अब डिजाइनिंग में भी मास्टरी कर ली है। और ये वो स्कैमर्स होते हैं जो अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं, बिजनेस ग्रो करना है ना भाई। लेकिन इनकी एक दिक्कत ये भी है कि 2/4 भारतीयों को ये पता चल चुका है कि ये ऐसे काम करते हैं, थैंक्स टू रील, शॉर्ट्स, हमारे टेली वाले भैया और RBI की कुछ एड्स। और इनका इम्पैक्ट जो होता है वो क्रॉस बॉर्डर्स तक होता है। फिर आते हैं तीसरे, जिनका इम्पैक्ट पूरे देश पे होता है, और 0.1% तो ऐसे होते हैं जो देश से भी आगे निकल जाते हैं। आपके स्कूल की क्लास में एक हरामी बैक बेंचर होगा, वो यही कहेगा कि सर, स्कैमर्स जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल वाले लोग होते हैं। चोरी तो हर कोई कर लेता है, स्कैमर्स लूप होल्स को तलाशते हैं। बोल तो वो सच ही रहा है। जो प्रोफेशनल स्कैमर्स होते हैं वो सिस्टम के अंदर लूप होल्स को तलाशते हैं और उन लूप होल्स का इस्तेमाल वो अपने काम के लिए करते हैं, और यही होते हैं मॉडर्न डे स्कैमर्स। फिर चौथे स्कैमर्स आते हैं बड़े लोग, मतलब ब्लैक हेड हैकर्स। मतलब इनके बारे में क्या कह सकते हैं कि इन्होंने नॉलेज अच्छी करी, लेकिन संगत शायद, छोड़ो यार, बड़े लोग हैं ये। फिलहाल आज हम इन पे फोकस करते हैं, मॉडर्न डे स्कैमर्स। यही मेरे लिए सही लाइन है। ये लो, ये तो शुरू हो गया, लेकिन ये कर क्या रहा है? चलो बिहाइंड द सीन्स जाके देखते हैं। सबसे पहले मुझे लूंगा टारगेट ऑडियंस। हाँ, एक तरीके का बिजनेस भी तो है ये। इंडिया में ज्यादातर प्रोफेशनल स्कैमर्स 4 ऑडियंस को टारगेट करते हैं। पहली, स्किल और मनी सीकर्स। दूसरा, वॉनाबी ऑडियंस। तीसरा, लस्टी ऑडियंस। और चौथा, मासूम लोग हैं भाई। इनका सबसे बड़ा जुर्म ही आज की तारीख में ये है कि ये मासूम है। अब इसको एज में बांट दो, 12 से 23 साल की उम्र के, फिर 17 से 26 साल की उम्र के इस कैटेगरी में आ जाते हैं। 16 से 38 की उम्र वाले यहाँ, और इनका क्या ही बोलूं मैं, 0 से 100 के बीच वाले हैं। इनको वैसे ढूंढना भी मुश्किल है आज की तारीख में। फिलॉसफी। अब इन एज ब्रैकेट्स में सबसे सुटेबल एज कौन सी है एक स्कैमर के लिए? अब मान लो अगर मैं एक स्कैमर हूं, तो मेरे लिए सबसे सुटेबल एज ब्रैकेट कौन सा होगा, जहां पर मुझे पता है कि मुझे क्या टारगेट करना है और उस एज का बंदा उस जगह मौजूद है। वो एज क्राइटेरिया है 16 से 28 के बीच का। इवन आप इसे 30 भी मान सकते हैं। सबसे पहले तो इस एज ब्रैकेट में लोग बेरोजगारी से जूझते हैं। मतलब या तो उन्हें क्विक स्किल चाहिए होती है, या तो उन्हें क्विक मनी चाहिए होता है, या उन्हें कोई ऐसा साधन चाहिए होता है जिससे ये दोनों चीजें अचीव हो सके। दूसरा, ये इन्फ्लुएंसर्स के पूरे इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। ये उनकी तरह बनना चाहते हैं। तकरीबन करंट डेटा के हिसाब से इतने लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, और ये आंकड़ा दूसरों को देख के आ जाता है। लेकिन ऐसा है क्यों? जब एक बंदा इस एज पीरियड में होता है, वो सोचता है कि मैं ये करूंगा, मेरी ऐसी पर्सनैलिटी होगी, लोग मेरे बारे में ऐसी बातें करेंगे, मेरा ये कैरेक्टर होगा। और जब वो सामने वाले को देखता है, उसे लगता है कि यार ये तो मेरी जिंदगी जी रहा है, तो वो उसके पीछे जाएगा ही जाएगा। ये उसका ह्यूमन नेचर है। अब आपके सामने वो इंसान खड़ा है जो वो आपकी रियलिटी जी रहा है, और आपको भी अगर वो चाहिए
तो आप उसके पीछे जाओगे ही। और फिर हमें सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो टाइटल्स देखने को मिलते हैं। अब क्या करें यार, यही वो तरीका है इन लोगों को क्लिक करवाने का। कुछ वीडियोस जेन्युइन होती हैं तो कुछ वीडियोस नहीं भी होती है। मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ये ऑडियंस जो है वो स्कैम के लिए एक परफेक्ट ऑडियंस है। अब इन मॉडर्न डे स्कैमर्स ने 3 लूप होल्स को तलाश लिए। अब इसे सिर्फ इतना फाइंड करना है कि ऐसे कौन सा तरीका है जिससे मैं तीनों में से एक स्कैम आपके साथ कर सकूं। उसमें इनका सबसे बड़ा हथियार आता है पर्सनल ब्रांड बनाना सही रहेगा। यकीन मानो, अब सारे प्रोफेशनल स्कैमर्स जो हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग को एक हथियार के तौर पे लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पर्सनल ब्रांड बना के वो आपके इमोशन से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपकी लॉयल्टी उनके प्रति इंक्रीज हो जाती है। भले उनके बेसिक्स क्लियर ना हो, लेकिन वो जो दिखा रहे हैं दुनिया को, उनका वो एक पर्सनल ब्रांड बना देता है। कह सकते हैं चीप भाषा में उसे फेक आइडेंटिटी भी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता, ये वो पूरा प्लान करके नहीं चलते, गलती से ही उनकी फेक आइडेंटिटी बन जाती है और उन्हें बाद में ये चीज रियलाइज होती है। अब तुम इसे ही देख लो। खैर, ये तो प्लान करके कर रहा है ये सारी चीजें, पर पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है बेचारा। देखो, इसने इंस्टा पेज बना लिया, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है, और क्या करेगा ये। लेकिन इसने ये भी दिमाग लगा लिया कि ट्रेंड को कैसे पकड़ा जाए। उसके लिए इसने 4 स्किल जरूर सीखी होंगी: कम्युनिकेशन, सेल्स, ह्यूमन बिहेवियर और कॉपीराइटिंग। और बाकी का सारा काम ये आउटसोर्स करवाता होगा। अरे सुन, तेरा ये एडिटिंग का रेट क्या है? हाँ, थंबनेल भी बनाता है? हाँ लिख, How I make 10 lakh without team and money। हाँ, देखा, मजे की बात यह है जो काम ये आउटसोर्स करवा रहा है उसी के ऊपर इसका पर्सनल ब्रांड है। अब एक बात समझो, पर्सनल ब्रांड एक दिन में नहीं बनता। इसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है, सालों का एक्सपीरियंस लगता है। उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलते हैं, तब जाके आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है। लेकिन फिर लिंक्डइन पे क्यों ऐसे लोग हैं जो कहते हैं 30 दिन में आपका पर्सनल ब्रांड बना देंगे? वो कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो इसे भी पता चल गया है। टूल्स जैसे PR, मीम्स, शॉर्ट कंटेंट, पॉडकास्ट, गूगल एडवर्ड्स और मेटा एड्स, और अंत में एक्स। अब इन टूल्स का इस्तेमाल ये कैसे करता है? मान लो अब कहानी में एक ट्विस्ट नहीं, एक टाइम जंप आ गया है। 6 साल से ये अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा था, अपने वीडियोस को बना रहा था, लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था, और तब जाके इसके यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हो गए, इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं और एक्स पे इतने फॉलोअर्स हैं। लोग इसको अब एक तरीके से, क्या कहते हैं यार उसे, समझ रहे हो ना? मान लो ये एक इन्फ्लुएंसर है, स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहा था, कुछ किताबें पढ़ के, ट्यूटोरियल्स देख के, ठीक है, बुराई नहीं है इसमें कोई, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। और सेबी की चार्ट में इसके लॉसेस ज्यादा हैं, लेकिन कोर्सेज में इसका इतना प्रॉफिट है, वेबिनार्स में इतना प्रॉफिट है, उसने ट्रेडिंग का लॉस तो कभी दिखाया ही नहीं। लेकिन कैमरे के ऊपर उसने आइडेंटिटी अपनी वैसी बनाई है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। तो ऐसे में वो सबसे पहले जाएगा पॉडकास्ट में। और पॉडकास्ट में ऐसे क्यों होता है उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। अलग अलग चैनल्स के ऊपर पॉडकास्ट करेगा, एक ही जैसे सवालों का जवाब देगा, लेकिन उन सवाल के जवाब होंगे वो उन्हीं लूप होल्स के ऊपर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पॉडकास्टर ने इनसे पूछ लिया कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। ये जवाब क्या देगा? पहले तो मेरी कम थी, लेकिन आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ता है। एक बार आप हार्डवर्क से निकलते हैं ना, और वो जो जे कर्व निकलता है, जे कर्व में आप अगर कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। और 40 लाख मैंने अपने पिछले महीने में कमाए हैं, जो कि मजाक नहीं है। हाँ, उसमें कम से कम मुझे 5-6 साल लग गए, लेकिन वर्थ इट थे। अब अगर मैं एक नॉर्मल ऑडियंस हूँ, मैं इसको जेन्युइनता की हाइट तक पहुंचा दूंगा यार। इससे जेन्युइन बात तो यार हो ही नहीं सकती थी। इसने 5-6 साल मेहनत करी है, अपना पर्सनल ब्रांड बना लिया है, अब वो उससे कमा रहा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात और याद रखना फिर से, पर्सनल ब्रांड आपके सामने है, लेकिन उसका बिहाइंड द सीन्स, और मजे की बात यह है कि उसी ऑडियंस ने इसे जेन्युइन माना जो उसकी टारगेट ऑडियंस थी। अब इसने जो टूल्स इकट्ठे किए थे जो उसको 6 साल बाद आगे काम आएंगे, उसमें सबसे बड़ा टूल था इसका नेटवर्किंग। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि जिन लोगों के साथ भी ये नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं या जिनका भी ये ग्रुप बनाते हैं अपना, वो एक ही तरीके से साउंड करते हैं। आपका मानना दूसरा हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। आपको ऐसा लगेगा कि इनका एक ग्रुप, एक क्लस्टर सा बन चुका है, यानी एक दूसरे की ऑडियंस के लिए ही ये कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि सभी की टारगेट ऑडियंस लगभग सेम होती है और एक तरीके से कम्युनिकेशन भी उनका सेम ही रहता है।
ये जो वीडियोस बनाएंगे वो एक ही सिमिलर स्टाइल की होंगी। एक और बात आप नोटिस करेंगे कि एक्शनेबल स्टेप्स उनकी थोड़ी सी कमी खलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस में भी बहुत ज्यादा एक्शनेबल स्टेप्स होते हैं, मैंने भी बहुत पिछली गलतियां करी हुई हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे अपनी ऑडियंस को वो स्टेप देने हैं जो वो कर भी सके और उनके बेसिस पे उन्हें एक पाथ प्रोवाइड करना है जो प्रैक्टिकल भी हो और लॉजिकली करा जाए, सिर्फ ट्रेंड के पीछे ना भागा जाए। तो आप कभी नोटिस करना ये सारे एक जैसे लगते हैं, साउंड भी एक जैसे करते हैं। जिम रॉन एक फेमस अमेरिकन एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने कहा था यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। इस तरीके के क्रिएटर्स को हम कहते हैं द कलेक्टिव्स। तो इस टूल का इस्तेमाल वो सबसे ज्यादा करते हैं। आपको अलग ही देखने को पता चल जाएगा कि यार ये इतने लोगों से कोलैब कर रहे हैं, इतने लोगों से मिल रहे हैं सिर्फ उनसे सवाल पूछने के लिए। उसके पीछे कोई एक्शनेबल स्टेप नहीं है, बस ये अपने नेटवर्क एक्सपैंड करेंगे आपको दिखाने के लिए कि पर्सनल ब्रांड कितना बढ़ चुका है हमारा। और क्योंकि ये नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो वहां से उनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी लोगों को पता चलता है और लाइफस्टाइल देख के लोग इनके पीछे जाएंगे। और दलाई लामा का मानना था A truly wise man does not need to prove his point. His actions speak for him. और ये कोट आज एक कंटेंट क्रिएटर, एक बिजनेसमैन भी यूज कर सकता है। आगे बताऊंगा कैसे। और हो सकता है आगे जाके मेरे साथ भी ऐसा हो। मैंने ये इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं, वीडियो ये बना दी है, पता चला साला फ्यूचर में तुम लोग आधी वीडियो कट करके ये कोट लगा रहे हो मेरे ऊपर। लेकिन घबराना मत यार, मैं कोई कोर्सेज या वेबिनार्स लॉन्च नहीं करूंगा। हाँ, अगर कभी मुझे लगा कि यार मैं वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार हूँ तब जरूर करूंगा, लेकिन अभी मुझे भी पता है कि यार बहुत पीछे हूँ मैं। और इस बात का मुझे रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो न्यूज बॉय जो कि एक फेमस यूट्यूब न्यूज चैनल है, वहां पर ये एक वीडियो आई। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर क्लेम की कि एक इंडियन क्रिकेटर उनको बार बार डीएम करके परेशान कर दिए थे। यस गाइस, बेसिकली सीमा कान्याल हु हैज ओवर 500k प्लस फॉलोअर्स, रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया था एंड वहां पर वो एक बहुत बड़ा चीज क्लेम की। वो बोली थी इंडियन क्रिकेटर से मुझे मैसेज आया था। आप अगर मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने भी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई थी एक बार, जिसपे मुझे लीगल नोटिस आया था 15 दिन में, क्योंकि वो 500,000 पे पहुंच चुके थे। वो एक तरीके से एक्सपोज वीडियो था। वो वीडियो का एल्गोरिथम तक उन तक नहीं पहुंच पाया। रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आया था एंड वहां पर वो एक बहुत और इनका पहुंच गया। और फिर मैंने थोड़े बहुत डॉट्स कनेक्ट करना चालू किए और समझा कि यार यूट्यूब न्यूज चैनल है और न्यूज चैनल का जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि एड स्पेस को न्यूज के फॉर्म में बेचा जाए, और जिसमें देखा जाए तो कोई गलत बात भी नहीं है। बंदा मेहनत कर रहा है तो यार कमाएगा क्यों नहीं। इससे मुझे एक और बात पता चली कि इस टूल का इस्तेमाल और भी लोग कैसे करते हैं। पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को उठाएंगे और कुछ ऐसी बात बोलेंगे कि यार कंट्रोवर्सी हो मार्केट में, इनके बारे में एटलीस्ट बात हो। तो अब इसने अपना नेटवर्क बना लिया, अपने प्रोडक्ट सर्विसेज की ऐड बना ली, ऐड चलवा भी दी, पेमेंट गेट पे लगा दिया, और लोगों को पूरी ना सच वाली लाइफस्टाइल दिखाने के बाद इन्हें जरूरत है, अरे यार सबको कर लिया, वेबसाइट बनानी है, क्या करूं? हाँ, टेम्पलेट बाय कर लेता हूँ, वर्डप्रेस। हाँ ठीक है, बढ़िया। एक सिंपल सा डैशबोर्ड बनाओ, टेम्पलेट पेज बनाता हूँ, पेमेंट गेट पे लगा देता हूँ। अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है यार, इसकी ऐसी तैसी। B2C, हाँ B2C प्लेटफॉर्म लगाता हूँ। तो B2C प्लेटफॉर्म पे जाके अपना कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, कंटेंट के ऊपर लॉगर लगा देता हूँ, मेंबरशिप बनाऊंगा कोर्सेज की। हाँ ठीक है, इतना आसान है तो यार क्यों नहीं करते लोग, पागल है। वेबिनार्स, टेम्पलेट, कंसल्टेंसी सब बेचूंगा मैं। लेकिन एक मिनट, मैंने आपको अपना ईमेल वाला स्क्रीनशॉट दिखाया था ना, तो अब आप ये कैसे पहचानोगे कि यार ये बंदा गलत है, ये बंदा सही है? दोनों तो सिमिलर लग रहे हैं यार, बिल्कुल जेन्युइन लग रहे हैं। और वेबसाइट भी इसने बना ली है, इसके पास अब ऑडियंस भी है, यहाँ तक कि इसने ऐसी एड्स भी बनाना चालू कर दिया है। गर्मी में डालो दूध में आइस, दूध बन गया वेरी नाइस, दूध 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 दूध। हंसने के चक्कर में लोग चांसेस ज्यादा हैं कि यार इसको जेन्युइन मान ले और इस पे क्लिक कर दे। अब बस क्लिक कर दे, क्लिक कर दे, कर दे, खरीद ले, खरीद ले, खरीद ले साले। टाइम है लोगों को बताने का सेल्स कैसे हुई मेरी। हाँ आनंद, तेरे लिए खुशखबरी बेटे, पॉडकास्ट की सीट रेडी कर, कपड़ा वपड़ा मार फटाफट, वायरल जानी चाहिए, वायरल। लगा बेटे लगा, टेस्टिमोनियल की लगा, वीडियो लगा, जिसने खरीदा है
हाँ ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा वो। चल लेटर फटाफट फटाफट। बेटे बता तेरा कमीशन कितना है बता। बेटे मेरे पास भी अब एक क्लाइंट आ गया है, जरा इसको 100 बना दे, वेबसाइट पे लगा देना है। गुड। अब इसके बाद की रियलिटी मैं बताता हूँ। जब कोई मेरे जैसा सिरफिरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और कंटेंट बनाने के लिए इसकी छोड़ो। देखो ये वीडियो आपको स्कैमर बनाने के लिए नहीं है, आपको अवेयर कराने के लिए है। और ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ऐसी ऐसी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप खुद कहोगे कि यार ये स्कैम तो यार मेरी डेली लाइफ में चल रहा है और मुझे पता भी नहीं, और डिफरेंशिएट भी नहीं हम कर पाते कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब लिंक्डइन पे इस समय सबसे बड़ा प्रोफेशनल स्कैमर्स का ग्रुप है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। जहां पर भी आपको ये देखने को मिल रहा है ना कि हम पर्सनल ब्रांड आपका बनाएंगे, मैं एक बिजनेस कोच हूँ, मैंने इतने कोचिंग करी है, ये फलाना डिमकाना सर्विसेज बेच रहे हैं अपनी। ऐसे ही एक प्रोफाइल पे मैं गया और मजे की बात यह है कि इनके प्रोफाइल पे टॉप वॉइस का भी बैच है। और इस टॉप वॉइस वाले बैच पे ना मत जाना, इसको हासिल करना सिर्फ 1-2 दिन की मेहनत है और इसको कैसे आसानी से लिया जा सकता है उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। एक प्रोफेशनल द्वारा ये बताया गया था कि इसको कैसे आसानी से ग्रैब किया जा सकता है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी कंपनी की वेबसाइट भी डाल रखी थी, मैं उस पर गया। शुरुआती इंटरफेस में मुझे अच्छा लगा, ठीक है। जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तब मुझे अंदाजा हुआ कि यार यहाँ पर गलतियाँ थोड़े बहुत ज्यादा आ चुके हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक बिगिनर ने बनाई है वेबसाइट। आपको अलाइनमेंट और कलर स्कीम में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, मिसमैचिंग भी हो रही है और ठीक से नेविगेशन भी नहीं है। और अगर हम इनके क्लाइंट्स पेज पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा क्लाइंट्स के नाम नहीं डाले गए हैं, उनकी डेजिग्नेशन को डाला गया है कि ये फलाना ढिमकाना कंपनी का फाउंडर है, ये इसका फाउंडर है। क्लाइंट्स के नाम नहीं है कोई, उनकी कोई पोर्टफोलियो साइट नहीं है। और कुछ स्टैट्स भी मुझे देखने को मिले जिसका कॉन्टेक्स्ट दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि क्लाइंट नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो, तो उस वजह से भी हो सकता है, लेकिन फिर उस चीज को भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कहीं भी। और ऐसे ही मुझे और भी प्रोफाइल्स देखने को मिली लिंक्डइन पे। लेकिन इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है देखो, ये ऐड मेरे सामने आई। हाँ ये एड्स वही टेम्पलेट बेच रहे थे आपको एडिटिंग के, बिगिनर्स के लिए, फेसलेस चैनल्स के लिए टेम्पलेट्स बना के बेचते हैं। और जब मैं इनकी प्रोफाइल पे गया तो देखा ये तो एक बुक स्टोर है जो एडिटिंग पैक्स और टेम्पलेट्स को बेच रहा है। इस बात का दूर दूर तक कोई सेंस नहीं है, तो मेरे लिए ये पहला ही रेड फ्लैग हो गया। फिर भी मैं इनकी साइट पे गया। पहले व्यू में तो ये साइट बिल्कुल जेन्युइन लग रही थी और बहुत अच्छे से इसे डिजाइन किया गया है और कलर स्कीम भी इन्होंने सही चुनी है। लेकिन जैसे ही होम स्क्रीन पे मैं ये प्राइसिंग के ऊपर पहुंचा तो यहाँ पर इन्होंने 2 प्राइसिंग दे रखी है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेन्यू सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक और प्राइसिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा जहां पर ये कम प्राइसिंग भी है। और इनकी रिफंड पॉलिसी में भी लिखा हुआ है कि आपको वो रिफंड देगी या नहीं देगी, उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, उसके हिसाब से ये तय करेगी। चलो एक बार के लिए वो जायज भी है कि कभी कभी फेक क्लेम भी लोग कर देते हैं। तो मैंने भी इस्तेमाल किया हुआ है इन पैक्स का शुरुआती पीरियड में अपने। और ये टेम्पलेट्स जो होते हैं वो जनरल पर्पस के लिए होते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म में आप यूज करना नहीं चाहोगे। और आपने पता नहीं एक और बात नोटिस की कि नहीं कि कोई भी कंपनी का आप टेम्पलेट ले लो, कोई भी पेज टेम्पलेट बना के बेच रहा है आज, उसमें ज्यादातर टेम्पलेट्स जो होते हैं वो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ये पैसा किस चीज का मांग रहे हैं? अगर आप ढूंढोगे तो ये चीजें आपको फ्री भी मिल जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें इकट्ठी करके आपको एक प्लेट में दे रहे हैं, उसका ये चार्ज कर रहे हैं। और टेम्पलेट बेचना कोई गलत बात नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज भी टेम्पलेट्स बेचती हैं, लेकिन वो खुद का प्रोड्यूस भी करते हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये पेज बनाया ही इसलिए गया है कि सिर्फ टेम्पलेट बेच सके, यानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए। उनके लिए वो सिर्फ एक पैसा, एक बिजनेस है, पैशन नहीं। हो सकता है ये जो टेम्पलेट कोई बेच रहा है वो एडिटिंग का ई भी नहीं जानता हो। अब आपको एक मैं दिखाता हूँ कि एक प्रोफेशनल अगर टेम्पलेट बेचता है तो वो कैसे बेचता है। अब ये डोप मोशंस का पेज है और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप इनके टेम्पलेट्स खरीदिए या कोर्सेज बेचिए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये बंदा ट्यूटोरियल्स दे रहा है, अपना पोर्टफोलियो शेयर कर रहा है, फिर अपने प्रोजेक्ट्स को लोगों के सामने शेयर कर रहा है, प्रोजेक्ट्स को बना के दिखा रहा है इतने सालों से, और तब जाके ये अपने टेम्पलेट्स, बंडल्स को बेचते हैं। ऐसे ही आपको एक और पेज देखने को मिलेगा राजीव मेहता का, और जब आप इनकी साइट पे जाएंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये एक जेन्युइन साइट है। तो एक जेन्युइन इंसान एक अपना पोर्टफोलियो, एक पर्सनल ब्रांड बनाता है सालों तक, और वहां आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने ये भी सीखा है कि पर्सनल ब्रांड बना के कुछ बेचना, वो कैसे बेच रहे हैं उस पे भी डिपेंड करता है। देखो एक बात याद रखना है कि जेन्युइन होने और जेन्युइन दिखने में बहुत बारीक लाइन होती है। बस वो बारीक लाइन हमें पता चलेगी कैसे ढूंढनी है, तो हम किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे। कि हर पब्लिसिटी, हर मार्केटिंग, हर चीज पे फोकस करना जरूरी नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर। बस एक मार्केटिंग काफी है, जो मैं भी मानता हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है कि सामने वाला आपके ऊपर उंगली तक नहीं उठा सकता। वो है वर्ड ऑफ माउथ। वहां पर आप अपनी वैल्यू से ज्यादा लोगों की वैल्यू कर रहे हो।
हाँ, अवेयरनेस फैलाने के लिए एड्स जरूर करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन एड्स का जो रिजल्ट आता है, लोग उसे यूज करते हैं, तो उन्हें बात करने दो यार। वो अच्छी बुरी जैसी बात कर रहे हैं वो करें, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे ना, उनको जो बात करनी करने दो। खैर, अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी